हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीरीज़ शुरू किए हुए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर पैटर्न बदल गया है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का क्या मतलब है, तो वो पहली बात तो आप गलत फहमी में हैं। तो चलिए क्या क्या गलतियां कर रहे हैं मैं उसको गिनाऊं। पहली गलती तो आप ये कर रहे हैं कि आप पूरे 10 साल के पेपर हल कर रहे हैं। पहली गलती, आपको सिर्फ कितना करना है, 5 साल के पेपर करना है। ठीक, एटलीस्ट आप 3 साल का कर लेंगे, 19, 20, 21। अच्छा, दूसरी गलती क्या कर रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि सर पैटर्न बदल गया है ना। भाई ये बताओ, पैटर्न बदलने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े नहीं बदल जाएंगे ना। अब शादी तुम लखनऊ में करो चाहे बनारस में करो, शादी में तो वही होने हैं, बाराती आएंगे, दुल्हन सजेगी, दूल्हा आएगा, यही होगा ना। तो फिलहाल तो आप दूसरा जो ये गलती कर रहे हैं कि सर पैटर्न बदल गया, कुछ नहीं भाई, सवाल वही रहेंगे। हाँ देखो, जो LLB BHU LLB के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ लीगल हटा है ना, बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी का कैसे सेक्शन आता है, इंग्लिश का कैसे सेक्शन आता है, लॉजिकल रीजनिंग जो रखा हुआ है वो लॉजिकल रीजनिंग पहले भी पूछते थे, तो उनके क्वेश्चन कैसे आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। मतलब लेटेस्ट की बात करें 2021 में, 2020 में, 2019 में। और अगर हम लोग लॉ के ही पेपर हल कर ले रहे हैं तो कितना बड़ी बात है भाई। तो पहली बात तो दूसरी ये है, ठीक। और तीसरा वो बच्चा जो बहुत सारे मटेरियल खोज रहा है, नहीं भाई, आपने एक बुक परचेज कर ली, उसी बुक को फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, ठीक। तो भाई अब मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे किसके लिए यूजफुल है। भाई सबके लिए यूजफुल है, जहाँ जहाँ पेपर में मैथ्स पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग पूछी जा रही है, हिंदी पूछा जा रहा है, इंग्लिश पूछा जा रहा है, लीगल पूछा जा रहा है। अगर आपके किसी एंट्रेंस में लीगल नहीं पूछा जा रहा तो लीगल आपके लिए काम के नहीं है, बाकी सारे सेक्शन आपके काम के हैं भाई, वो चाहे BLLB का हो, LLB का हो, है ना, तो वो सब में काम का है। तो इस तरीके से थोड़ा आप एडवांस सोचें भाई, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, थोड़ा अच्छा सोचें, थोड़ा ब्रॉड सोचें, ठीक। कल से आपको 200 पेजेस की जजमेंट पढ़नी होंगी, 500 पेजेस की, आपको हज़ार पेज की स्टैंडर्ड बुकें पढ़नी होंगी। हर 6 मंथ में आप लगभग 10,000 पेज की बुकें पढ़ेंगे। तो भाई अभी से तैयार हो जाइए मेंटली, है ना। बाकी आप फिजिकली तो हो ही जाएंगे अगर आप प्रयास करेंगे, ठीक बात है। फिलहाल हमने कहाँ तक कवर कर लिए थे भाई, हमने 85 तक कवर कर लिया था। आज हम जल्दी कवर करते हैं ना। चलो शुरू करते हैं ना। 86 में भाई छोटा सा सवाल है। आप कहते हैं सर हमेशा छोटा सा सवाल है, भाई LCM का सवाल है ना। LCM का सवाल है 86 का। आप अगर देखेंगे, अब LCM पूछा है, बताइए इसका LCM 20, 25 और 15, 20, 25 का। अभी LCM कौन नहीं निकाल पाए भाई। 5 का 2 5, ये देखो 5 से सब कट रहे हैं ना, ये 5 3, ये 5 4, ये 5 5, फिर 5 गया तो ये 5 भी गायब हो गए। अरे बस समझ में, ये 3 और 4 बन गए, तो इनका LCM निकालने में क्या दिक्कत है आपको। अब भाई आर्ट के बच्चे हैं तभी वो जानते हो, कॉमर्स के बच्चे हैं, इतना कैलकुलेशन तो आप बच्चा किए हुए हैं। तो ये LCM का सीक्वेंस पूछा गया है, इसमें 5 12 18 ऐसे करके दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ले लीजिए आप मुझसे, ऑप्शन 1 सही है, बाकी आप हल कर लीजिएगा। अच्छा LCM निकालना आपको नहीं पता है तो ऐसे लिखते हैं भाई, देखो 15, 20 और 25 है ना, ऐसे लिखते हैं। इसको पहले से काटते हैं, 5 5 से 15, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटते हैं। जो नहीं कटता उसको सीधे, देखो जो नहीं कटता उसको सीधे ही हम लोग नीचे ले लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 5 1 5, फिर ये 3 से काटते हैं, ये 3 1 3 हो गया, 4 बच गया, फिर ये 4 से काट लेंगे, 4 1 4। तो यहाँ देखो 5 पच्चे 25, 3 75, 75 चौका, बोलो भाई 300। तो भाई इसका LCM 300 हो गया। ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही बाकी का निकालना है ना। प्रयास करेंगे सब कुछ होता है ना, प्रयास से सब कुछ होता है। एक लाइन भी मैंने लिखी थी, मैं वो नहीं जो स्वप्न में ख्वाब सजाता हूँ, कोशिशों से पत्थरों को पानी बनाता हूँ, हार जीत संघर्ष में होती ही होती, प्रण यही है देखता हूँ किस्मत कहाँ सोती, ठीक है। तो आप प्रयास करेंगे, प्रयास करने से सब कुछ होता है, ठीक बात है। फिलहाल 87 पढ़ते हैं भाई।
87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 किससे रिलेटेड है आपका? हाँ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा अच्छा सवाल पूछा हुआ है कि कह रहे हैं कि संसद के 17वें के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत का संविधान निहित करता है। जब 17वें का क्या मतलब है? जब सरकारें होती नहीं है ना, जैसे जब सरकारों का चुनाव चल रहा हो या सरकारें का विघटन हो गया हो, तो उस समय भाई आपके राष्ट्रपति जो होते हैं वही काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक, तो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द पावर ऑफ टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट जब 17 में नहीं होती तो प्रेसिडेंट काम करते हैं। फिर भाई आपका 88 आया उस समय के जीएस से है। जीएसटी आई थी, उस समय जीएसटी खूब चर्चा में थी ना, तो उस समय पूछ रहा था कि भाई जीएसटी का जो है स्लॉट, तो आपको पता होगा 5, 12, 18, 30 पता था कि नहीं? तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही था, है ना। ये आपका करंट का सवाल है। उस समय जीएसटी आई थी, जीएसटी का रेट पूछ रहा है, बताओ कैसा रेट था? 5, 12, 18, 28, यही 4 रेट थे जीएसटी के। ठीक, तो इसमें आप इसको, ये तो आपका करंट का है, इस बार तो ये पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये अमेंडमेंट पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी कहाँ है, कैसे है। ठीक बात है। चलो भाई फिर भाई अच्छा सवाल आया आपके आईपीसी से। कह रहा है कि ए एक चित्त विकृत आदमी है। कैसा? अनसाउंड माइंड है। ए एक चित्त विकृत व्यक्ति ने 20 पर हमला किया और उसे गंभीर चोट कारित करता है। पागल आदमी है, किसी पर हमला कर दिया, उस पर चोट कारित कर दिया। तो कह रहा है कि ए दोषी नहीं होगा। फिर सिद्धांत क्या लिखा? वो सिद्धांत लिखा है कि जो अनसाउंड व्यक्ति होते हैं के द्वारा किए गए कार्य के लिए दायी नहीं होते, जो अपना वो काम करते हैं उसके लिए दायी नहीं होते हैं, बशर्ते कार्य करने के समय उसका जो मस्तिष्क क्या हो, गड़बड़ होना चाहिए। ये लिखा हुआ है किसमें? प्रिंसिपल में। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बताओ कौन सा सही है। पहला ऑप्शन लिख रहा है कि ए अपराध के लिए दायी नहीं होगा क्योंकि वह कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। कह रहे हैं कि ए केवल अपराध के लिए दायी नहीं होगा जब यह सिद्ध हो जाए कि उक्त अवसर पर वह कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ। तीसरा लिखा उक्त अवसर पर बी लापरवाह था और बी की लापरवाही के लिए ए को दंडित नहीं किया जा सकता। या फिर कह रहे हैं ए को आपराधिक दायित्व से मुक्त करने के लिए चित्त विकृतता अपने आप में ही पर्याप्त है। तो भाई इसमें ऑप्शन 2 बहुत अच्छा है, यही 2 सही है। 89 में 2 सही है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जब वो ऐसा काम कर रहा था तो उसका दिमाग सच में आउट ऑफ कंट्रोल था, ऐसा मतलब कि वो अनसाउंड माइंड था, ये प्रूव करना पड़ता है। तो सही बात है। फिर अगला सवाल आपका मैथ्स का है, बड़ा छोटा सवाल है। अब सर आप कहते हैं बार बार छोटा ही है, तो छोटा सवाल है भाई, आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। गुणा भाग करना है। कह रहे हैं कि 2500 रुपये का 3.5 वर्षों में 10 वर्ष की दर से ब्याज दे है, इसका वर्तमान मूल्य बताइए। 2500 रुपये है, पहले 2500 नहीं था, इसमें 10% जुड़ के 25 हुआ। तो अब इसमें ऑप्शन दे रखा है भाई, आपको तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। ठीक, थोड़ी बहुत मेहनत करिएगा, आपका काम हो जाएगा। आ रही बात समझ? इसको भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा मैथ में। फिर अगला सवाल भाई आपका 91 का है। ठीक, छोटे छोटे सवाल हैं, साधारण ब्याज के हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के हैं, तो आपको थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे ना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, इतना एफर्ट करना पड़ेगा। बीएचयू में आना है तो इतना एफर्ट करना पड़ेगा। फिर एक बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी 10th का ही सवाल है ना, अच्छा सवाल है। लिखा हुआ कि x = a sin थीटा, y = b sin थीटा, तो a² बटे x² - b² बटे y² का मतलब कितना होगा? ये बड़ा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, हाई स्कूल का सवाल है। 9th का भी कह ले तो कोई बुरी बात नहीं है फिलहाल, लेकिन ये बच्चों जो आर्ट्स से हैं और वो जो अब कॉमर्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत होगी। फिलहाल अगर सीखना चाहेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक बात है। इसको आपको फार्मूला वगैरह याद करने पड़ेंगे, साइन = क्या होता है, tan = क्या होता है ना, उनके स्क्वायर्स, उनके फार्मूले। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। ठीक, हालांकि मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, जो मैथ्स वाले हैं वो लगा लेंगे, एटलीस्ट जो साइंस बैकग्राउंड से वो बच्चे इसको कर लेंगे। फिर अगला आपका 92 वाला है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि बेसिक यूनिट बताओ भाई क्लासिफिकेशन की। 92 कह रहा है कि बेसिक यूनिट बताओ क्लासिफिकेशन की। वर्गीकरण की मूल इकाई बहुत बार पूछा गया और आपके लूसेंट में ये भी दे रखा, या फिर आपने जो बुक ली होगी ना भाई उसमें भी दे रखा है। तो ये भाई तीसरा है, क्या भाई? प्रजाति, स्पीशीज। ठीक, तो ये होती हैं सबसे छोटी इकाई। फिर भाई एक मैथ का सवाल है, छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि
श्री राम है, एक बाइक 20% छूट पर लेता है और उसे 20% अधिक दाम पर बेच देता है। बताओ कितना परसेंट लाभ हुआ? 20% पे खरीदता है छूट पर और 20% अधिक में बेच देता है, तो कितना हो गया भाई? अगर कैलकुलेशन आप करें, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 20 × 20 है ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा थ्योरी वैसे ही समझा दूँ, आप सोचेंगे फार्मूला सर बता देते हैं, तो फार्मूला याद कैसे करें। कह रहा है कि भाई 20% छूट पर लेता है। बताओ ये बाइक 100 रुपये की थी तो उसने 80 रुपये में ली होगी, ठीक है। फिर कह रहा है उसे 20% अधिक कीमत पर बेच देता है, तो उसने 80 में ली और उसमें 20% जोड़ लो, कितना हो जाएगा? हमने आपको बताया था। तो ये कितना हो गया? 16। इसका देखो 20% निकालेंगे तो ये 16, मतलब कितना हो गया? 80 + 16। अब कितना हो गया भाई? ये 96 हो गया, ठीक। आ रही बात समझ में? तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हो गया भाई? अरे भाई उसका प्रतिशत लाभ कितना हो गया? इसका प्रतिशत लाभ 50% हो गया ना। इसको हल करिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम ही हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। कौन सा? 93 का ऑप्शन 3 सही का, 50% का उसको लाभ हो जाएगा। अगला सवाल भाई फिर से आपका मैथ्स का ही है। ये है आपके एडवांस मैथ्स से, जिसको हम लोग जियोमेट्री बोलते हैं ना। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये सीधे फार्मूले पे बेस है भाई, 144। ये फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है जियोमेट्री का, 8 में ही दिया हुआ है। 8 का ही सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 159, 169 और 144 सेमी है। यह त्रिभुज की माध्यिकाएं 13 हो तो उनके अनुरूप दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? ठीक, तो 12 हो जाएगी। आर्य भाषा में ये सीधे फार्मूला होते हैं। आर्य भाषा माध्यिकाएं जो होती हैं, माध्यिकाएं जो होती हैं भाई, वो क्षेत्रफल के एरिया जो होती, एरिया के स्क्वायर के बराबर, ऐसे। ये माध्यिकाओं का डबल स्क्वायर वगैरह आप जानते हैं कि नहीं भाई? जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो माध्यिकाओं और एरिया का रिलेशन यही होता है, ठीक। स्क्वायर में एरिया A1 A2 है तो माध्यिकाएं M1 स्क्वायर अपन M2 स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। ऐसे भुजाओं में समरूप त्रिभुज, ये किस में लगता है? सिर्फ समरूप त्रिभुज में लगता है। फिर आपके 95 पे बड़ा सवाल है, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग से ही सवाल है, बड़ा सवाल है। देखो बड़ा सवाल, ये सब लॉजिकल रीजनिंग के। कह रहा है कि PQRS ये 7 टीचर्स हैं, ठीक। या ये क्या पढ़ाते हैं? अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं भाई। कोई गणित पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, सब लोग अलग अलग पढ़ाते हैं। तो इसमें इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें ऑप्शन क्या है? 2 सही है, ऑप्शन 2 सही। इसमें कुछ करना नहीं, बस नोट डाउन करना है कि कौन कौन P क्या पढ़ाता है, Q क्या पढ़ाता है, R क्या पढ़ाता है। फिर बाद में कहेगा R ये भी सब्जेक्ट पढ़ाता है, फिर कहेगा P ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा। फिर सवाल पूछे बताओ ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर बड़ा छोटा सा सवाल है मैथ्स का, फिर लिस्ट मैचिंग का है। इसमें तो आपको गुणा भाग करना है भाई। अब आप इतना तो कर ही लेंगे, ऐसे पूछा हुआ देखो, 7 × 2 / 5 + 3 × 25। अब बताओ इसको हल कर लेंगे, इसको तो सभी हल कर लेंगे ना। अब इसमें क्या है? 7 ये 14/5 हो गया, ये ना। आ रही बात समझ में? फिर ये प्लस है, प्लस 25 ये 75। इसको हल कर लीजिए, ठीक। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक। हम हल करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, आप नहीं जानते तो यहाँ गुणा कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, या इसको सीधे गुणा कर लीजिए, जितना आएगा इसमें गुणा कर लीजिएगा। अच्छा, जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा, ठीक। आ जाओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं सब चीज़ें? ये भी बड़ा ही सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करना है। चलो ठीक, बस ये है कि आपको कैसे करना है, बहुत छोटा सा गुणा भाग तो करना आप जानते ही होंगे। आ जाओ, अगला सवाल क्या है भाई? अच्छा सवाल पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन से है। कह रहा है कि सदन के दोनों सदनों में किसको बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा। ये 97 में कौन है भाई? 97 में चौथा सही है। अच्छा, इसका बता दें कौन सा सही था? इसके पहले 96 था। हाँ, 96 में 2 सही भाई। आप हल कर लेना, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझको बताइएगा, मैं फिर से करा दूंगा।
फिर देखो ये रीजनिंग का सवाल आया वो देखो, ये इसी को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये देख रहे फिगर दिख रहा, फिगर इसी को लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। इसमें देखो, अब देखो इसमें देख रहे होगे कि कुछ अक्षर, देखो कुछ अक्षर उसमें होंगे ना। अब तुमको ये दिख रहा होगा इसमें कुछ अक्षर बॉक्स में है, कुछ ट्रायंगल में है, तो वो बताओ कि कौन से कॉमन है, इस तरीके से पूछता है। इस तरीके की आपकी बुक होगी तो उसमें बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। फिर अगला सवाल आता है कि अपने लोगों द्वारा किसे मदीबा के नाम से जाना जाता था। तो मदीबा भाई ये तो आपका हिस्ट्री का सवाल है, ये कौन सा 100 नंबर का सवाल है। मदीबा किसको बोलते थे? विनोबा भावे को। ठीक, ऑप्शन ए सही है, विनोबा भावे को हम लोग मदीबा बोलते थे। फिर भाई आपका फिर से वही है, क्या है आपके क्या बोले बच्चा कि आपका जो है रीजनिंग से सवाल है, जिसको लॉजिकल बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक, तो इसमें फिर यही दे रखा है ABCD के विषय में, ये बाघ है, हाथी है, घोड़ा, यही सब लिखा हुआ है ना। फिर 102 में क्या पूछा हुआ है? 102, 101 वही हो गया। 102 देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति भारत के संविधान में किसे है? राष्ट्रपति को। ठीक, क्षमादान वही देता है ना, तो ये भी हो गया, आप 102 हो गया। 103 आओ भाई, 103 में फिर रीजनिंग पूछा हुआ है। देखो ये सब लॉजिकल रीजनिंग है आपकी। ठीक, तो रीजनिंग पूछा हुआ है, इसमें उसको भी करेंगे आप लोग। कुछ है नहीं, इसमें भाषाएं लिखी हुई हैं, उसके साथ ABCD जोड़ा हुआ है। फिर उसमें पूछा हुआ है भाई कि 10 को BA लिखते हैं तो और लिखा जाता है, तो ये पूरा एक फार्मूला ही दे दिया है कि बताओ J माइनस BE का क्या होगा, तो इसको हल कर लीजिएगा। फिर आपसे अच्छा सवाल पूछा हुआ है लीगल का, रेस जुडिकाटा का मतलब पूछा हुआ है ना। 104 में रेस जुडिकाटा पूछा हुआ। तो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है भाई कि जो बात पहले निर्णित हो गए हैं उससे मुद्दा नहीं। रेस जुडिकाटा किससे? सिविल प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जिसमें कहता है कि अगर आप एक बार कोर्ट ने किसी मामले को सुन लिया है, अब उसी मामले को दोबारा वो उसी मुद्दे पर नहीं सुनेगी। ठीक, इसको बोलते हैं रेस जुडिकाटा। 104 में 1 सही है। 105 में आओ, कह रहे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को किस वर्ष द्विभाजित किया गया था। ठीक, ये तो आपका याद करने वाला सवाल है। 105 में दूसरा सही है। ठीक बात है। फिर अब तुम्हारा वो है एसर्शन रीजन का है। ठीक है, अब इसमें ये आपके फैक्ट से रिलेटेड है, आपका मस्तिष्क कितना काम करता है उस पर आप इसको फोकस कर सकते हैं। पूछा क्या है भाई, कह रहा है कि लौह इस्पात होता है ना, लोहे का जो उद्योग होता है कि प्रकृति बाजार के नज़दीक स्थित होती है। अच्छा, कह रहे कि जो लौह इस्पात की प्रकृति बाजार के नज़दीक होती है और यह एक भारहास मूलक उद्योग है। ठीक, तो भाई इसमें एक तो ये बात सही है कि जो लोहा होता है वो हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक दूसरा कथन जो लिखा हुआ है, कह रहे कि ये इसका भार लास होता है। गलत बात, ये तो भारी होता है ना। तो ऑप्शन इसमें चौथा सही है, ऑप्शन इसका 106 का चौथा सही है। ठीक बात है। आओ फिर आपसे एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल पूछा गया है, पैक्टा सरवंडा। ठीक है, इसको मैगजिम भी कह लें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। कह रहा है कि पैक्टा सरवंडा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भाई वचन का आदर किया जाना, है ना। प्रॉमिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ये किसका प्रिंसिपल है? इंटरनेशनल लॉ का। अगर एक बार आप प्रॉमिस कर लिए तो उसका रिस्पेक्ट करिए, मतलब उसको फॉलो करिए। 108वें नंबर पे आते हैं। 107 का आप 3 लिख लेंगे, है ना, कि मतलब प्रॉमिस जो करते हैं आप उसको रिस्पेक्ट करना आपकी ड्यूटी। फिर आपका 108 नंबर का जो सवाल आया है वो भी आपसे क्या है भाई, वो आपका किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से, और हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री है। कह रहा है कि इन घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। कह रहा है पहले गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आना, भारत में असहयोग आंदोलन का होना, भारत छोड़ो आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन। तो फिर आप भारत छोड़ो, आपको पता है 1942 में हुआ था। सबने अवज्ञा कब हुआ था? याद आ रहा है कुछ? आपने पढ़ा होगा ना। ठीक, भारत में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ठीक, दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? ये सब 1900 के बाद हुआ है, अगर आप थोड़ा बहुत याद कर पा रहे हैं तो इसमें ऑप्शन बी सही है ना। 109 आते हैं भाई। 109 में फिर से आपका क्या है? जियोग्राफी से। कह रहा है कि बारिश की बौछार से जो होता है वातावरण में नमी कम हो जाती है। फिर कह रहा है कि वर्षा तब होती है जब वातावरण अधिक नमी धारण नहीं कर पाता है। अब भाई
अब इसका भी अजीब ही सवाल है ना, आ रही बात समझ में? तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये 109 का सवाल था। 110 में आते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि लोक, अब इसमें ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन अच्छा सवाल है। कह रहा है कि लोकतंत्र मतभेद और द्वंद्व का सामना करने का तरीका प्रदान करता है। जो लोकतंत्र है मतभेद और द्वंद्व का सामना करने के लिए करने का तरीका प्रदान करता है। या फिर कथन 2 कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार बेहतर होती है क्योंकि वह अधिक उत्तरदायी होती है। तो ये बातें दोनों तो सही हैं भाई, है ना। लोकतंत्र मतभेद और द्वंद्व का सामना करता है। लोकतंत्र में कुछ लोग एक पार्टी को मानते हैं, कुछ लोग अलग पार्टी को मानते हैं, और क्या होती हैं, सरकारें ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं लोकतंत्र में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अच्छा, समय भी हो गया हम लोगों का। 111 देखें तो 111 में फिर से मैथ का सवाल है। 4 वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि पर 5% की दर से अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपये हुए हैं। 2 वर्षों में समान मूलधन पर समान ब्याज दर अर्जित करने पर ब्याज कितना होगा? ये अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल है, इसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक है। 111 आप इसको छोड़ सकते हैं। जो बच्चे मैथ लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो ये बड़ा सवाल है, छोड़ दीजिएगा। बड़ा मतलब मीडियम ही कहें आपके लिए। फिर कह रहे हैं कि अंबेडकर ने दलित के लिए इस संगठन की स्थापना की। अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन से संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन किया था। ये तीसरा इसका सही है, ठीक बात है। 112 में तीसरा सही है, ठीक। फिर आपका बड़ा अच्छा सवाल है रीजनिंग से 113। ये भी ठीक ठीक सवाल है, इसमें कुछ नहीं, इसे घुमाना है। देख रहे हैं, यही लॉजिकल रीजनिंग है। देखो ये लॉजिकल रीजनिंग, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सही करना है, बाकी कुछ करना नहीं, ठीक। ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन कौन होगा। तो हालांकि इसमें ऑप्शन 2 सही है, ठीक। 113 में 2 सही है, ठीक बात है। चलो भाई 114 आते हैं। कह रहा है कि 114 में क्या पूछा हुआ, ज़रा देख लें। 114 में आ जाते हैं। 114 में कह रहा है कि दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो आपको सभी को पता है 1969 में, है ना। 114 1969, मतलब ये चौथा ऑप्शन इसका, सॉरी तीसरा दिया हुआ है ना, तीसरे नंबर पर है 1969, ठीक। अच्छा, फिर आपका स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट की कह रहा है कि रूसी क्रांति 1917 का पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव था। 1920 के दशक में दुनिया के कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये दोनों बात ही सही भाई, दोनों बात सही है। ये इंटरनेशनल लॉ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसके पीछे मत भागिएगा, ठीक। ये ऑप्शन ये सही है, बड़ा सवाल है। एनटीए क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक। अच्छा, छोटा सवाल क्या है, संघ मंत्री जो होते हैं निम्नलिखित में से किसके कारण अपने पद पर बना रहता है, ठीक। तो आपके जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं होल्ड्स द ऑफिस ड्यू टू द, अब किस पे बने होते हैं भाई, राष्ट्रपति ही होता है ना। राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनके होम जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करता है ना। तो ऑप्शन 2 सही है। फिर कह रहा है कि 9% एक स्टॉक 9% 8% देता तो स्टॉक का मूल्य कितना है? तो ये तो आपका उसका सवाल है, स्टॉक एक्सचेंज का। तो इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, आपको इसको स्टॉक के विषय में जानना होगा। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं भाई? ये तो आप सभी को पता है, 12 अनुसूचियाँ। तो इसमें 118 में 2 सही, 118 में 2 सही, ठीक बात है। बाकी मैं 117 का बता दूं, 117 में 3 सही है ना, 117 में 3 सही, ठीक। और 116 बताया ही। चलो भाई आगे चलते हैं। 119 क्या है, मैक्सिम है नेसेसिटाट क्वाड हैबिट नॉन लिगम मीन्स क्या है भाई? जो आवश्यकता विधि नहीं जानती, है ना। नेसेसिटी नोज नो लॉ, इसका मतलब ये मैक्सिम जो दिया है, नेसेसिटी नोज नो लॉ, इसका मतलब होता है ये आपका 120 भी हो गया, है ना। 120 था, 119 था, 119 में 2 सही, 120 आ जाओ। 120 देखो, फिर यही है आपका लॉजिकल रीजनिंग, देख रहे हो, फिगर इसको सही करना है, लॉजिकल रीजनिंग, क्लियर बात है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही है, 120 में चौथा ऑप्शन, ठीक। तो लगभग हमने आज के सेशन को यही एंड कर लिया है ना, हमने सब पढ़ लिया। अब आपका लैंग्वेज क्या रह गया, आपका इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।